for minor for physics, chemistry and computer science pre-engineering group. Now today's topic is indeterminate form of limits. पहले सिंपल लिमिट हमने मालूम करना सीखी थी, लेकिन इस दफा हम मालूम करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट्स। ये होती क्या है, पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इन ऑर्डर टू एवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू a f of x upon g of x, then by theorem limit x tends to a f of x upon g of x is equal to limit x tends to a f of x upon limit x tends to a g of x। ये सारी चीजें हम पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं यहाँ तक कि अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट मालूम करनी हो जो अपॉन की फॉर्म में हो तो हम उसको अलग अलग करके लिमिट मालूम कर सकते हैं। When right hand side limit exists, ठीक है, ये उस वक्त होगा when right hand side limit exists and limit of x tends to a of g of x is not equal to 0। ये g of x की लिमिट 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। Sometimes we have, ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है जब हम लिमिट मालूम करते हैं we get 0 upon 0 और infinity upon infinity, कि इसका जो आंसर आ रहा होता है 0 upon 0 या infinity upon infinity आ रहा होता है। But actually limit exists and has particular value। लेकिन क्या होता है कि हम इस तरीके से मालूम करें तो वो हमारे पास 0 upon 0 या infinity upon infinity आता है, लेकिन एक्चुअल में उसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही होती है और कोई ना कोई उसका मखसूस आंसर या पर्टिकुलर या फाइनाइट आंसर होता है। फॉर एग्जांपल, दिस इज वेल नोन फार्मूला ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू a sin x upon x। थ्योरम के मुताबिक अगर हम अलग अलग मालूम करें तो sin 0 0 होता है और x की जगह, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 है इसलिए x की जगह 0 रखा, ये आ गया 0 upon 0। लेकिन हम जानते हैं कि ये लिमिट x टेंड्स टू a sin x upon x 1 के इक्वल होती है। ठीक है, अब ये चीजें कि हम कैसे इसको मालूम करेंगे। अब हमने क्या किया, लेट two functions f and g are satisfying the condition of Cauchy's mean value theorem। ये दो फंक्शंस हैं हमारे पास जो Cauchy's mean value theorem को satisfy करते हैं on some interval। If f of a is equal to g of a is equal to 0, कि अगर फंक्शन में हमने x की जगह a रखा और g के फंक्शन में x की जगह a रखा और दोनों आंसर या तो 0 आ रहे हैं या इंफिनिटी आ रहे हैं, then f of a upon g of a is meaningless। कि ये हमारे पास जो जिसकी लिमिट मालूम कर रहे हैं हम, ये जब f of a और g of a 0 आ रहा है या इंफिनिटी आ रहा है तो इसका मतलब बन जाता है मीनिंगलेस, बेमाने बातें हो जाती हैं, कोई मतलब नहीं निकलता इसका। बट लिमिट x टेंड्स टू a f of x upon g of x में एग्जिस्ट, जबकि ये लिमिट एग्जिस्ट हो रही होती है। ठीक है, इट इज नॉन एज एवैल्यूएटिंग द इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट। ये कहलाती है इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट। अब लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए थ्योरम विदाउट प्रूफ, यानी प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। ये कहलाता है, स्पेलिंग के हिसाब से अगर पढ़ोगे तो ये पढ़ा जाता है एल हॉस्पिटल फर्स्ट रूल, लेकिन इट इज प्रोनाउंस्ड एज लोपिटल रूल।
let f and g be two functions that are differentiable ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना at every point of an open interval I containing the point A except possibly at A itself। जब लिमिट मालूम करते हैं तो उसमें A के अलावा मतलब बाकी तमाम इसके जो पॉइंट्स होते हैं इंटरवल के जिसमें A शामिल नहीं होता, उन तमाम के ऊपर ये आपके पास डिफरेंशिएबल होता है। एंड सपोज g dash x is not equal to 0, ठीक है, g dash x is not equal to 0 for all x is not equal to a in I, जो इंटरवल लिया है इसके में let L belongs to real number or L is infinity and let f of x upon g of x be an indeterminate form of the type 0 upon 0, ठीक है, कि f of x upon g of x ये indeterminate form है इस टाइप की 0 upon 0 at x equal to a। तो फिर if limit x tends to a g dash f of x upon f dash x upon g dash x is equal to a, अगर इसकी लिमिट हमारे पास l है then एक्चुअल जिसकी लिमिट मालूम कर रहे थे लिमिट x टेंड्स टू a f of x upon g of x इक्वल टू l, तो इसकी लिमिट भी l होगी। यानी जो हम डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं फंक्शन का डेरिवेटिव हम मालूम करेंगे लोपिटल रूल के मुताबिक। डेरिवेटिव मालूम किया ऊपर वाले फंक्शन का नीचे वाले फंक्शन का और इसकी लिमिट l आ जाती है, तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास था लिमिट x टेंड्स टू a f of x upon g of x इसकी लिमिट भी l है। नाउ लोपिटल सेकंड रूल, let f and g be two functions that are differentiable for every x greater than a with g dash x is not equal to 0, x greater than a इसलिए कहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है वो x टेंड्स टू इंफिनिटी है। If limit x tends to infinity f of x upon g of x is an indeterminate form of the type 0 upon 0 और infinity upon infinity, जैसा फर्स्ट रूल में भी था इसी तरह सेकंड रूल में सिर्फ ये और आ गया infinity upon infinity at x equal to infinity, then limit x tends to a f of x upon g of x is equal to limit x tends to a f dash x upon g dash x। ये भी लोपिटल रूल के मुताबिक अगर डेरिवेटिव मालूम कर लें इसकी लिमिट और इसकी लिमिट इक्वल होती है, बराबर होती है। अगर इसकी लिमिट मालूम नहीं हो पा रही तो आप डेरिवेटिव लें और फिर लिमिट मालूम कर लें तो दोनों लिमिटें आपस में इक्वल होगी। अब कुछ बातें इसकी नोट करने के लिए वो ये हैं, नंबर 1 पॉइंट, दिस रूल also applies to the evaluation of limit x tends to minus infinity f of x upon g of x, यानी जो हम प्लस इंफिनिटी के लिए दे रहे थे ये माइनस इंफिनिटी के लिए भी रूल अप्लाई होता है when it is an indeterminate form of the type 0 upon 0 या infinity upon infinity x at x equal to minus infinity। The above rule can be generalized, जो ऊपर हम रूल करके आए हैं उसको अगर हम जनरलाइज कर लें, if f and g possesses continuous derivative of order n, यानी ऑर्डर n डेरिवेटिव मालूम करें और हर एक कंटिन्यूस हो एट द पॉइंट a एंड f डैश a f डबल डैश a फर्स्ट डेरिवेटिव a के ऊपर, सेकंड डेरिवेटिव a के ऊपर, थर्ड डेरिवेटिव a के ऊपर, ये थर्ड डेरिवेटिव a के ऊपर और इस तरीके से n-1 डेरिवेटिव एट a। इसी तरीके से g में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और n-1 ये तमाम डेरिवेटिव 0 हैं, बट
nth डेरिवेटिव, g का जो nth डेरिवेटिव है इट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है फॉर x इज नॉट इक्वल टू a, देन लिमिट x टेंड्स टू a f of x अपॉन g of x, तो ये आपके पास nth डेरिवेटिव मालूम करें f का भी और g का भी, तो लिमिट हमारे पास वही आएगी जो f of x अपॉन g of x की होगी एट x इक्वल टू a। अब अभी हमने लोपिटल रूल के बारे में पढ़ा था, अब उनके ऊपर ये सवाल आते हैं, क्वेश्चंस फॉर अप्लाई लोपिटल रूल। फर्स्ट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos x minus ln 1 plus x upon x square. If we put directly as x equal to a, x की जगह 0 into cos 0 minus ln 1 plus 0 upon फिर x की जगह 0 square. cos 0 1 होता है, 1 multiply by 0 0, ln 1 ये भी 0 होता है, 0 minus 0 upon 0 का स्क्वायर 0, 0 minus 0 0 upon 0। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसमें डायरेक्टली x इक्वल टू 0 रख दें तो ये फॉर्म बन रही है 0 upon 0 जो एल हॉस्पिटल रूल के मुताबिक है। तो लिहाजा लॉपिटल रूल अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो लिहाजा बाय लॉपिटल रूल लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, इस पर u into v x tan cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, फिर प्लस cos x को सेम रखा, x का डेरिवेटिव 1 माइनस ln 1 प्लस x का ln की वजह से 1 अपॉन 1 प्लस x और 1 प्लस x का 1 आ जाएगा, जो लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन में फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x, इसमें से हमने 1 अपॉन 2 कांस्टेंट होने की वजह से शुरू में लिखा, इसको सिंपलीफाई किया, माइनस x sin x प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x, इसको ऊपर ले गए, ये पावर जो 1 था ऊपर जाकर माइनस का हो गया, और 2 पहले ही हम बाहर ला चुके हैं तो अपॉन में सिर्फ x बचा। अब अगर हम इसमें x की जगह 0 रख दें तो आप देखेंगे कि ऊपर भी 0 आ रहा है और नीचे भी 0 आ रहा है, तो फॉर्म 0 अपॉन 0 बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ अगेन अप्लाई लॉपिटल रूल, दोबारा से हमने लॉपिटल रूल अप्लाई किया, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर इस पर u into v लगाया तो माइनस x cos x और माइनस sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और 1 प्लस x होल पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव माइनस 1 नीचे आया, प्लस 1 प्लस x एक और पावर माइनस होगा माइनस 2 और अपॉन x का डेरिवेटिव 1 आ गया। अब अगर हम इसमें x की जगह 0 रख दें तो फिर ये 0 अपॉन 0 नहीं आता बल्कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू आती है। तो हमने ऐसे किया, x की जगह 0 रखा, माइनस x की जगह 0 cos 0 माइनस sin 0 प्लस 1 प्लस फिर इसकी जगह 0 रखा होल पावर माइनस 2 और अपॉन में 1 है। cos 0 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 sin 0 0 sin 0 0 और यहाँ 0 खत्म हो गया, 1 के ऊपर माइनस 2 तो 1 आ गया अपॉन 1, तो ऊपर से 1 नीचे 1 1 1 जा 1 अपॉन 2 1 जा 2, तो 1 अपॉन 2 इसकी लिमिट हो गई। अब इसी तरीके से हम ये वाले सवाल की भी लॉपिटल रूल अप्लाई करते हुए लिमिट मालूम कर सकते हैं। तो अब जो स्टूडेंट्स ये अब आपको खुद करना है इन सवालों को। अब हम एक और एग्जांपल ऐसी देते हैं जिसमें इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आता है, जैसे कि ये है एग्जांपल 2 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 tan x अपॉन tan 3x। इसके अंदर अगर x की जगह पाई बाय 2 रख दें तो tan पाई बाय 2 इंफिनिटी
अप्लाई करते हैं। तो लिहाजा ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, tan 3x sec स्क्वायर 3x, और इसके एंगल का डेरिवेटिव 3 आएगा, तो शुरू में रख दिया। अभी भी हम x की जगह π/2 रखें तो आपके पास sec π/2 इंफिनिटी और sec 3π/2 ये भी इंफिनिटी, यानी ये भी फॉर्म इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी है। तो लिहाजा इसमें से 1/3 जो कांस्टेंट था बाहर निकाला और cos स्क्वायर 3x को ऊपर ले गए, तो ये sec स्क्वायर 3x को ऊपर ले गए, cos स्क्वायर 3x, sec स्क्वायर x नीचे आकर ये cos बन जाएगा cos स्क्वायर x। अब cos π/2 cos 3π/2 0 होते हैं, लिहाजा अब फॉर्म हो गई 0/0। सो अगेन अप्लाई लोपिटल रूल। फिर दोबारा हमने ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया, नीचे वाले का डेरिवेटिव लिया तो cos x sin x माइनस के साथ सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखा इसे, तो ये आ गया हमारे पास। और ये चीज 2 sin 3x cos 3x sin cx इस फार्मूले को बताया गया है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि sin 2 थीटा इसके इक्वल होता है, तो लिहाजा ये sin के एंगल के साथ अंदर चला जाएगा sin 3x, और इसी तरीके से ये नीचे बन जाएगा sin 2x। अभी भी फॉर्म 0/0 है, अगर sin की जगह π/2 रखें तो 0/0 आएगा। लिहाजा एक और मर्तबा हमने लोपिटल रूल अप्लाई किया और इसका डेरिवेटिव 6 cos 6x, इसका 2 cos 2x। अब इसमें अगर हम x की जगह π/2 रख देंगे तो हमारे पास एक फाइनाइट या पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। ये तो 3 था, सिंपलीफाइड फॉर्म में ऐसे ही चल रहा है। cos 3π का वैल्यू होती है -1, और ये 2 से 2 करके cos π की वैल्यू -1 माइनस से माइनस कैंसिल, 3 इसकी लिमिट आ गई। तो इसी तरीके से हम बाकी जो इसी पैटर्न के जो सवाल हैं वो ये अब आपको करके आने हैं। पहला लिमिट x टेंड्स टू 0 ln sin 3x अपॉन ln sin x, पहला ये, और दूसरा लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan 3x अपॉन tan x। ये अब आपको इसी पैटर्न के ऊपर सवाल करने हैं। डेरिवेटिव आप बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा एडवांस तौर पर कर चुके हैं, तो लिहाजा ये कोई मसला नहीं होगा लोपिटल रूल के सवाल करने के लिए। आप अब हमारे पास एल हॉस्पिटल की दूसरी और फॉर्म जो आपके पास इंडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है, 0 × इंफिनिटी या इंफिनिटी × 0, जिस पर ये सवाल दिया हुआ है कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 x × a पावर 1/x - 1 a इज ग्रेटर देन 0। अगर हम इसमें डायरेक्ट x की जगह इंफिनिटी रख दें तो ये इंफिनिटी और a चूंकि एक पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन 0 और 1/इंफिनिटी 0 होता है, तो a पावर 0 1 और -1 1 - 1 0, तो इंफिनिटी × 0 ये फॉर्म हो गई। लोपिटल रूल अप्लाई करने के लिए हमारे पास या तो ये फॉर्म हो 0/0 या इंफिनिटी हो, तो हम लोपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले हम इसे या तो 0/0 या इंफिनिटी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद लोपिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है कि इसको अपॉन में ले जाकर 1/x लिख दिया। अब ये तो पहले ही 0 आ रहा था, ये अगर हम x की जगह इंफिनिटी रखें तो 1/इंफिनिटी 0 होता है, लिहाजा ये फॉर्म हो गई 0/0। सो बाय लोपिटल रूल डेरिवेटिव लिया ऊपर वाले फंक्शन का, नीचे वाले फंक्शन का, a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x itself ln a, और फिर इसके पावर 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। -1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और 1/x का जैसे ऊपर आया था -1/x² इसका भी
जीरो खत्म हो गया, -1/x², ऊपर नीचे एक जैसा है, कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास रहता है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a पावर 1/x ln a। अब x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये जो 1/x है यानी 1/इंफिनिटी वो 0 को टेंड्स करता है, लिहाजा a पावर 0 हम जानते हैं ये 0 1 के इक्वल है। a पावर 1/0 या a पावर 1/x, क्योंकि 1/x 0 को इंफिनिटी टेंड्स कर रहा है, लिहाजा a पावर 0 1 को टेंड्स करेगा व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, ये दिया हुआ है। लिहाजा हमारे पास a पावर 1/x ये 1 के इक्वल हो गया इनटू ln a, और जब ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ln a इसकी लिमिट हो गया। अब इसी पैटर्न पर 0 इंफिनिटी टू इंफिनिटी या इंफिनिटी इनटू 0 पर ये दो सवाल भी सॉल्व किए जा सकते हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। एक और फॉर्म हमारे पास है, और ये इसकी हमारे पास अब लास्ट फॉर्म है, वैसे 6 फॉर्म्स होती हैं, हमने 4 चौथी फॉर्म्स कर रहे हैं, ठीक है। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये इसका सवाल 1/x minus cot x when x tends to 0, तो 1/0 इंफिनिटी और cot 0 ये भी इंफिनिटी, लिहाजा फॉर्म हो गई इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो सबसे पहले वही हमें इसको कन्वर्ट करना है 0/0 की फॉर्म में या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म में, लिहाजा हमने cos को और cot को sin cos x अपॉन sin x की फॉर्म में लगा, एलसीएम लिया x sin x, x कट के sin x ऊपर आ गया, यहाँ sin x कट के x मल्टीप्लाई हुआ x cos x। अब अगर हम x की जगह 0 रख दें तो sin 0 0, और ये 0 से मल्टीप्लाई अगर 0 तो ऊपर 0 और नीचे 0 तो 0/0, लिहाजा हम लोपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, लिहाजा ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, sin का डेरिवेटिव cos x, इस पर u into v लगाया, ये आ गया हमारे पास। इसी तरीके से नीचे वाला x को सेम रखा, sin का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x को सेम रखा, x का डेरिवेटिव 1, ये प्लस माइनस के कैंसिल होकर माइनस माइनस प्लस x sin x अपॉन x cos x प्लस sin x। अभी भी हम x की जगह 0 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसका मतलब है अगेन अप्लाई कर सकते हैं हम लोपिटल रूल। तो दोबारा से लोपिटल रूल अप्लाई किया और डेरिवेटिव लिया ऊपर वाले फंक्शन का x sin का डेरिवेटिव cos x, फिर प्लस sin x को सेम रखा, x का डेरिवेटिव 1 यानी u into v का फॉर्मूला। इसी तरह u into v के फॉर्मूले में इसका डेरिवेटिव x को सेम रखा, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, फिर प्लस cos x को सेम रखा, x का डेरिवेटिव 1, और इसी तरह sin x का डेरिवेटिव cos x। अब अगर हम इसमें x की जगह 0 रखें तो हमारे पास जहां जहां x थे हमने उन तमाम जगह पर 0 रख दिए। cos 0 1 होता है, 1 into 0 0, sin 0 0, sin 0 0 0 into 0 0, cos 0 1 plus cos 0 1, ऊपर 0 आ गया नीचे 2, लिहाजा इसकी लिमिट हो गई 0, जो कि एक फाइनाइट पर्टिकुलर आंसर है। इसी तरीके से इसी फॉर्म की जो हमारे पास दूसरे सवाल आते हैं इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाले, वो ये हैं जो आपको इसी पैटर्न पर इसको भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर हम लोपिटल रूल हमारा या इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंटीग्रेशन पे होगा, जो नेक्स्ट टाइम